राजू शर्मा सर और प्रवीण सर। मैं मिथिलेश को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मिथिलेश आए और राजू सर को रचिता की टीम की तरफ से भेंट देकर सम्मानित करें। चलिए हमारी टीम रचयिता की तरफ से आपको सम्मान है, एक छोटी सी ताली से लेंगे। मैं पिंकी चौहान को मंच पर बुलाना चाहूंगा। ये हमारे प्रिय शिक्षक और लेखक प्रवीण सर। वो कल की बात है सर। पिंकी चौहान शीघ्रता करें। आइए आप दोनों मंच पर सहभागिता कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। हाँ भाई, तो वफा नजर नहीं आती कहीं जमाने में, वफा का जिक्र हम किताबों में देख ले। अब मैं मंच सर को सौंपता हूँ सर, और किताब भी। साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। परिचय में बताया गया होगा कि हम ऐसे रचनाकार से रूबरू होंगे जो कई वर्षों तक, 2 दशक से ज़्यादा IAS अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश में रहे, कई जिलों के कलेक्टर रहे, राजस्व विभाग में। 2010 में जैसा कि परिचय बताया होगा BRS ले लिया और तब से लगातार लेखन जारी है। अब ये उपन्यास का नाम है मेरे वतन है। इनके प्रकाशक अमिताभ राय से भी बात हो रही थी और बार बार हम लोग इस बात पे सहमत हो रहे थे, पीछे ग्रीन रूम में बैठ के बात हो रही थी कि एक लेखक का नुकेल उसके अनुभव से ज्यादा मजबूत होता है। ऐसे कई कहानीकार हैं, कई उपन्यासकार हैं जो फौरी तौर पर नुकेल को तैयार करते हैं भाषा की कीमिया के लिए, लेकिन जब अनुभव और ये अनुभव ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेके प्रशासन की उच्चतम महकमे तक जहाँ से क्रियान्वित होती है, उसके बीच में जो सत्य है, आप देखेंगे हमारी तुलना नहीं करना चाहिए। रात दरबारी उसका एक बड़ा उदाहरण है। उसने बता दिया कि जिसको प्रशासन का अनुभव है वो लोकेल को सबसे ताकतवर ढंग से पकड़ सकता है। हालांकि उसकी त्रासदी ये है कि बहुत कुछ उस उपन्यास का जर्नी में चला गया। पहला सवाल ये कि आपका एक उपन्यास था पीर नवाज, उसमें आपने एक डॉक्टर की कल्पना की और उसके साथ जो हश्र हुआ ठीक वैसा ही हश्र बाद में उत्तर प्रदेश के एक डॉक्टर, गोरखपुर के डॉक्टर के साथ हुआ। ये एक कुरैशी जो ये उपन्यास 6 महीने पहले आता है, 8 महीने पहले आता है, और जो उस उपन्यास का प्रोडक्शन था, जो भविष्यवाणी थी, वो एक प्रदेश के एक जिले में देखी जा रही है और टीवी न्यूज में लोग देख रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है। ये डरने वाली भी बात होती है कि जब हम किसी के मृत्यु के, किसी के फंसाव के,
किसी की तबाही का प्रोडिक्शन करते हैं और जब वो सच हो रहा होता है ये दुख है। मेरे वतन में भी एक भविष्यवाणी दिख रही है मुझे, किस तरह की है? जी धन्यवाद। बातचीत शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जो भी इसके आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, और आपका कि ये एक मंच मिला है जहाँ आप थोड़ी देर बात करें। दूसरी चीज़, बहुत बाहर साहित्य की बात होती है तो कभी कभी लोग बहुत बोझ और बोझिल सा महसूस करने लगते हैं, तो मैं थोड़ा हल्केपन से चीज़ शुरू करता हूँ। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज़, कई लोग यहाँ बैठे होंगे जो या तो खुद लेखक हैं या लेखक होने का सपना देखते हैं या सोचते हैं लेखन की प्रक्रिया के बारे में। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ए मेरे वतन का जो टाइटल है वो कैसे आया, इस पे कयास लोग लगा सकते हैं। मज़े की बात ये है कि ये ए मेरे वतन के लोगों वाला जो फेमस मशहूर गाना है वहाँ से नहीं आया है। ये आया, आपको आश्चर्य होगा जानकर, एक गाना है ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम, मेरे ख्याल से पहले पेज पे इसका जिक्र भी है, ये दो जिस्मी जान है हम, तो ओ मेरे सनम को मैंने बना दिया ए मेरे वतन। तो ये एक आपको एक हल्की मगर दिलचस्प चीज़ लग सकती है। मैंने सोचा कि इस हल्की बात से, हल्की असल में हल्की ज़्यादा भारी होती है, भारी तो बोझिल होती है। बहरहाल आपने सवाल दूसरा पूछा था पीर नवाज के बारे में। आपने पता नहीं पीर नवाज पढ़ा है कि नहीं, लेकिन आप कुछ ऐसी बात कह गए जो उस नाटक के उस उपन्यास के तथ्य को भी बताता है। ये सही है कि उसमें एक वर्णन है काफ़ी लंबा चौड़ा एक घोटाले का, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, और उसमें जो उसका पर्दाफाश करता है या जो उसके खिलाफ लड़ता है वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है व्यवस्था का और उस समय के तंत्र का, और वो भागा फिर रहा है, मतलब वो मार दिया जाता है। और ये तब लिखते समय इत्तेफाक था कि वो उसको एक मुसलमान नाम मिला। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो जो नॉवल है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो सचमुच एक यथार्थ से ग्रस्त है। वो ये है कि वो एक नाटककार है, हीरो है नॉवल का। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो जो कुछ लिखता है कहानी में वो अंततः सच हो जाता है, और इसकी पीड़ा या इसका आतंक वो झेल रहा है, और लगभग विक्षिप्त अवस्था में वो पहुँच गया है, क्योंकि वो बहुत शौकीन था लिखने का। और बार बार उसने पाया कि उसने चाहे जितनी भी अजीब सी कहानी लिखी हो, उसके 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसी घटना घटती है जहाँ पे हूबहू वही घटित होता है। तो यह मुझे ज्ञान होता है कि उसके पास ऐसी शक्ति है कि अगर वो कुछ लिख दे, मान लीजिए मेरे पास ऐसी शक्ति हो तो सच हो जाए, और मैं तुरंत एक लिख दूँ कि आपको बना दूँ किरदार और आपकी क्यों दिखा दूँ और सच हो जाए। सोचिए एक इतनी भयानक स्थिति पैदा कर देगा एक लेखक। तो वो नॉवल भी उसी के बारे में है। तो आपने आग्रह ये था, जब मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूँ, विद्यार्थी हैं सर, और सच का सामना ये करते हैं, इसीलिए साहित्यिक दुनिया से जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि हत्या को जो निर्भय हो हत्या कहेगा वही अंततः कवि रहेगा, कवि हो या उपन्यासकार हो। मेरा बहुत साफ इशारा था, इसको मैं और खोल रहा हूँ। सर आप प्रशासन में हैं, और इस उपन्यास को पढ़ने के दौरान बार बार लग रहा है कि स्टेट पावर एक चीज है,
और देश एक अलग चीज है, और स्टेट देश को रौंद रहा है। ये बढ़ते हुए स्टेट पावर, घटती हुई नागरिकता, इसकी कथा है। इसमें एक चीज और जोड़ती है, इस उपन्यास को पढ़ने के दौरान आप महसूस करते हैं असली कथाकार प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, जो घटना हुई है उसकी कथा कैसे बनाई जाए, उसका नया रूप कैसे गढ़ा जाए, उस अपराधी घोषित कर दिया जाए, या बाद में जो कैरेक्टर है इसरार अहमद, उसका जो छोड़ एक व्यक्ति के पूरे जीवन को तबाह कर दिया गया। इस खेल के बारे में मुझे बताइए, और स्टेट पावर को लेकर मतलब कभी डर नहीं लगा कि आप स्टेट पावर खेल अब ये हालात कैसे? जी, इसमें जो चूंकि नॉवल इतना बड़ा है तो उसकी पूरी उसके कथ्य का या उसके प्लॉट का जिक्र करना तो लगभग असंभव है, और इस लिहाज से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो कुछ अंधेरे में भी रहेंगे। लेकिन ये बात सही है कि जो आपने बात कही कि इसमें जो कांड केंद्र में है, पिज्जा जिसका एक नाम पड़ा, मतलब लोकप्रिय नाम पड़ा पिज्जा विस्फोट का, क्योंकि वो व्यक्ति पिज्जा लेके डिलीवरी करने गया है और एक जगह मर्डर होता है एक व्यक्ति का और विस्फोट होता है एक वेयरहाउस में, गोदाम में, जिसमें 19 लोग मारे जाते हैं, और वो एक आतंकी घटना के रूप में उसको सत्ता देखती है और उसकी तफ्तीश करती है। लेकिन उसमें फिर आगे ये स्पष्ट होता है कि जो सबसे एफिशिएंट तरीका है स्टेट को अपने पावर को बरकरार रखने में या अपने को सुप्रीम बनाने में, वो ये है कि पहले आप कथानक लिख लीजिए और उसी हिसाब से घटना को मोड़ दीजिए। इसका मतलब पिज्जा कांड का जो कथानक है, जो चार्जशीट, जो उसका बाद में स्वरूप बनेगा चार्जशीट का, वो असल में उस कांड के घटने से पहले लिखी जाती है और उसके बाद जब वो घटना हुई तो उसमें वो फिट करती है। तो ये सबसे आसान है। अदरवाइज आप तहकीकात करती रहिए, न जाने क्या निकलेगा उसमें और कैसी स्टोरी बनेगी। और आप जो उसको आज के हालातों से जोड़ रहे हैं तो इस तरह की कथा या इस तरह की चीज़ आप दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके केसेस चल रहे हैं वहाँ आप देख सकते हैं, या उससे पहले जो फेमस भीमा कोरेगांव के केसेस हुए वहाँ देख सकते हैं। तो इसके केंद्र में ये चीज़ है कि पहले कथानक लिख दिया जाता है और फिर उसके बाद कांड में या घटना में फिट किया जाता है। तो एक तरह से उलट पुलट हो गई। ये स्टेट पावर से ही जुड़ा सवाल और इसी पर केंद्रित करते हुए बहुत कम समय बात इस उपन्यास का आइडिया कहाँ से और कब आया और कितने वर्षों में लिखा? ये उपन्यास लिखा तो आप समझिए 2 साल की अवधि में, ये कोरोना काल के दौरान में शुरू हुआ और 2019 में शुरू हुआ, 2021 में खत्म हुआ। लेकिन इसकी जो ये वर्तमान पे बेस्ड है, लेकिन ये एक तरह से वतन से वार्तालाप भी है। जैसे आप अपने परिजनों से या अपने प्यारों से या जिन्हें आप अपना बड़ा घनिष्ठ समझते हैं उनसे आप वार्तालाप करते हैं अपने मन में या वास्तव में। तो वतन शब्द की, देश की जगह मैंने वतन शब्द इस्तेमाल किया है और इससे वार्तालाप करने में लगभग 100 वर्ष पूर्व पहुँच गया हूँ। मतलब इसमें एक कैरेक्टर है जो जिसकी पैदाइश 1905 की है, जो एक यात्रा का कथाकार है, उसकी खोज एक आर्क बनाती है। वो
अलग चीज़ है। लेकिन ये 2 वर्ष की अवधि में लिखा गया और इसका जो ये कोरोना से पहले के समय की है, कोरोना पे आके स्कूल में रोक देता हूँ आपको। और जो इसकी जो बात आप बार बार पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं अंत में जो इसके आखिरी 1.5 पन्ने हैं उसको अगर मैं पढ़ूँ तो शायद मेरा उत्तर ज़्यादा एक नॉवल के प्रारूप में होगा। तो इजाज़त हो मैं उसको पढ़ आप लोगों की भी इजाज़त है, पढ़ लूँ। ये जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो सवाल आपने पूछा कि ये जो भी सवाल पूछा उसका जो भावार्थ मैंने लिया, अंतिम 1.5 पन्ना है या अंतिम पन्ना है जहाँ पे निम्न तरह से लिखा है, लगता है ये कथा कुछ वक्त पहले खत्म हो गई थी या पन्ने, अगर पन्ने समय के बीतने के इंद्राज, मतलब ये कथा कुछ वक्त पहले खत्म हो गई थी या पन्ने, अगर पन्ने समय के बीतने के इंद्राज हैं, संभवतः अतिशयता और असंयम बरतने के कारण कथा उलट पलट हो गई है। अपने तत्व बर्ताव को उसने उलीच दिया है, मानो खुद के शेष अवशेष को वो झाड़ रही है। फिर भी कथा के किरदार उसकी प्रस्थान करती सतहों से चिपके, उसका दामन संरक्षण छोड़ने को तैयार नहीं। वे कथा के नैरेटिव के भीतर बसे रहने की जिद कर रहे हैं। बहस छिड़ी है, कथा बार बार उन्हें कह रही है कि वह निश्चित खाली हो गई है, समाप्त, कुछ बचा नहीं है। बेहतर है, कथा कह रही है अपने चरित्रों को, बेहतर है असली दुनिया में लौटो, उसे अंगीकार करो। आखिर मेरा किरदार बनने से पहले तुम्हारा अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व था, असलियत से विमुक्ता असंभव है, प्लीज गो गेट लॉस्ट। कथा खुद जैसे भगोड़ी और खानाबदोश वीरान सड़क पर भटक रही है, बुरी हालत चिथड़ों में लिपटी। इन सब का इस जिद्दोजहद ज़ेबे दास्तां का क्या फायदा? ये पन्नों की बहुतायत, उदास अजीरन तफसील, विलाप और तकनीक का स्वर, ये समझ 70 या कम ज़्यादा लोग जो जिद करके तुम्हारे किरदार बने और वह सब जो हो रहा था उसे अपने सिर पर ले लिया। हम गवाह हैं उस उदासी के कि कथा खुद अपने कहे को धिक्कार रही है। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा कि चरित्र क्या चीख पुकार रहे हैं, पर वो लंबी सड़क हम देख रहे हैं जिसका लगता है कोई अंत नहीं। दानव और दुष्ट आत्माएं सड़क के दोनों तरफ घात लगाए तैरती प्रतीत हो रही हैं। घृणा और क्रोध के अमूर्त निराकार बिंब, विकृतियां और यंत्रणा की स्याह परछाइयां, कुछ स्वर जरूर हम तक तैरते आ रहे हैं। दिख रहा है पलायन करती कथा चरित्रों को एक एक करके गिराती जा रही है। वीरान सड़क, तबाही की गंध, आवारा गर्दी का वेश धारित किए कथा तेजी से भाग रही है। पीछे पीछे किरदार कि वे कथा को पकड़ नहीं पा रहे, पर वो कथा को पकड़ नहीं पा रहे। 2 हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति है, पर किरदार जैसे कालिया अनाथ। चरित्र चीख रहे हैं, इस सब का क्या लाभ? सिर्फ एक कार्ड ही तो था, वो भी कितना बेहुदा सा नाम, पिज्जा विस्फोट कार्ड। इस चक्कर में फालूदा तो हमारा ही बना। ऐसे हजारों केस हैं, क्या तुम उनकी कथा नहीं कहोगी? वे हजारों लोग, जनता जो यंत्रणा और दमन झेल रही है, क्या उन्हें भी किरदार बनाकर कैद नहीं करोगे? ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक हम झूठी उम्मीदों के सहारे जीते रहेंगे? ये सब आखिर कैसे शुरू हुआ, हम सोच रहे हैं। और क्यों? जो हम उस उदास विहंगम दृश्य का मनन कर रहे हैं, वीराने के विस्तार में एग्जिट का कोई प्राविधान नहीं। वो क्या था जो इस कथा की पूर्ण कथा, जिसने इस आवारा कथा को
कथा कहने के लिए मजबूर किया। ऐ मेरे वतन, क्या तुझसे ही पूछने के लिए हम मजबूर हैं कि बता तेरी रजा क्या है, मेरी खता क्या है। सर, इस अंश को मैंने भी पढ़ा है और ये कई इलाकों में कथा ले जा रही है। अब दिक्कत क्या है कि आपने पढ़ के खत्म कर लिया और देविदा साहब कह रहे हैं कि पाठ जो है वो एक असमाप्त क्रिया है, वो कभी खत्म होती नहीं। तो यहाँ भी खत्म होने वाला कुछ नहीं है। एक सवाल और रह जाता है, साथ से एक दो सवाल और निकलेंगे। सब तो स्तर पर घटनाएं चल रही है, इसको एक घटना देश के भीतर जिसका सिरा प्रशासन है, विदेश है, प्रबंधन है, राजनीति सेट करना है, पक्ष विपक्ष करना है और उसमें कीमियागिरी आपकी ये, उसके भीतर एक और कथा चल रही है और घटनाओं की एक श्रृंखला है, तार्किक श्रृंखला है। वहाँ राष्ट्र नहीं है, वहाँ मर्द है, वहाँ यौन कुंठाएं हैं। एक सवाल जो मैंने कल भी राजनीति से किया था, जब जो मैंने सुझाव उन्होंने दिया, ये प्रशासनिक दंभ, मर्दवाद, ये सब मिलकर एक क्रूर राष्ट्रवाद की निर्मिति नहीं करती। क्या इनके भीतर एक मनोविज्ञान का सिरा नहीं ऊपर से नीचे तक एक जैसा है कि मतलब हम हत्याओं को एंजॉय करने लगे हैं? तो इसमें भी कुछ अगर आप कहना चाहें कि जो अभ्यंतर के पात्र हैं, उनके जो रिलेशन है, वो इस पूरे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से कितने प्रभावित हो रहे हैं या अप्रभावित हो रहे हैं, उस पर थोड़ा बताना चाहें। कुल मिलाकर उपन्यास के भीतर की यात्रा थोड़ा करवाएं दर्शकों की। राष्ट्रवाद की परिकल्पना जो यूरोपीय परिकल्पना है, राष्ट्रवाद की कोई एक परिकल्पना नहीं है। एक भारत की राष्ट्र की परिकल्पना भी थी जो हमारे संविधान में लिखी गई, जो उससे पहले जो पूरा स्वदेशी आंदोलन हुआ, गांधी और नेहरू और बाकी लीडर जो थे हजारों की संख्या में। इसीलिए आप पाएंगे कि इस नॉवल में गांधी जी का उड़ीसा की यात्रा का काफ़ी विस्तृत वर्णन है, बल्कि यहाँ तक वर्णन है कि लोगों में किंवदंतियाँ हैं उसकी। और आर्टिकल आज भी मेरी रिसर्च के दौरान मैंने पाया कि पिछले 2 साल में ही मैंने कम से कम 2 या 3 आर्टिकल निकलते हुए देखे, एक राष्ट्रीय पत्रिका में और 2-3 उड़ीसा की पत्रिकाओं में, जो गांधी जी 8 बार या 7 बार उड़ीसा की यात्रा पर गए अपने जीवन में, 1920 से और 1945 के बीच में। और वो जो लेख थे वो इसके बारे में थे कि गांधी जी उड़ीसा के लोगों के लिए, क्योंकि उड़ीसा का अपना एक प्रांतीय पॉलिटिक्स था, उत्कल पॉलिटिक्स जिन्हें कहते हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन एक प्रतीक के रूप में, एक महात्मा के रूप में और एक सिंबल के रूप में जो भावात्मक रिश्ता था गांधी जी और वहाँ के लोगों के बीच में, उसका एक सुदीर वर्णन मिलता है कि वो कैसे चलते थे, वो कितनी तेजी से चलते थे। और जितने उत्कल के, उड़ीसा के उत्कल ही से कहा जाता था, उत्कल कांग्रेस के जितने नेता थे वो भी उनके साथ जाते थे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीयता, नेशन जिसे हम कहते हैं, नेशन स्टेट जिसे कहते हैं, उसका हमारे यहाँ जो एक रूप बना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के माध्यम से और संविधान के माध्यम से, वो एक सभ्यात्मक रूप बना, सिविलाइजेशनल नेशन, जहाँ पे तमाम किस्म की कौमें, जातियाँ, लोग, विविधता, उसका एक तरह से
संगम है, उसका उत्सव है, उसका जश्न है, उसकी मस्ती। एक दूसरा जो राष्ट्रीयवाद है, राष्ट्रवाद है, वो एक यूरोपियन सभ्यता से आया और जो 100 साल पुराना है, जो कि 19वीं शताब्दी के शुरू का है और जिसके कारण या जिसकी वजह से जिसके परिप्रेक्ष्य में दो महायुद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जहाँ अमूमन देश की पहचान ये होती थी कि एक किस्म के लोग, एक ही भाषा, एक ही पहनावा, एक ही प्रकार का साहित्य, एक ही प्रकार की कल्चर, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े नारों के रूप में अब इस्तेमाल होता है, वन नेशन श्रेष्ठ नेशन, एक देश एक विचार, एक देश एक भाषा, इस तरह के वर्णन अब यहाँ सामने आने लगे। तो वो जो राष्ट्रवाद जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का राष्ट्र का इतिहास का अंग नहीं है, अब बन रहा है, वो पितृसत्तात्मक है, ये सही है। पितृसत्ता का की जो क्रूरता होती है और राष्ट्रवाद की जो क्रूरता होती है, वो एक समान है। उसके जो उसकी गांठें जो हैं या उसका जो मर्म, उसका स्रोत एक है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वाक्य बहुत बड़ा वाक्य है और इसके लिए हम लोग ताली बजा। कल से मैं इसमें फंसा हुआ था मैं, क्योंकि क्रूरता का जो रूप आप देखते हैं वो घरों से शुरू होता है और बहुत दूर तक जाता है, उसका एक बड़ा सा मनोविज्ञान है। तो साथियों, हमारी बातचीत अभी आगे भी है। एक चीज में जोड़ की क्रूरता, और आपने ताली भी बजवाई इस बात पर, और क्रूरता, राष्ट्रवाद और घरों से शुरू होना, पितृसत्ता से शुरू होना, ये सारी बातें जो आपस में मिली जुली हैं, इसका सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया जो इसके ऊपर रिसर्च कह लो या लेखन कह लो, और बहुत ही पावरफुल ताकतवर लेखन, वो फूको ने किया। फूको एक महान फिलोसोफर हैं, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर उसकी किताब पढ़ें। बल्कि उसका लेखन तो अगर मैं उसको एक उसके पैराबल के एक छोटे से वाक्य के रूप में दूँ तो, और जो मैं उत्तर प्रदेश की, आप कहते हैं प्रशासन की व्यवस्था को के बारे में मैं कहता भी हूँ, कई एक दो जगह नॉवल में लिखा है कि फूको का कहना है कि एक खास तरह से, चूंकि मेंटल अस्पताल पागल खाने के अस्पताल बने, इसलिए मानसिक विकृतियां पैदा हुई। चूंकि स्कूल बने, इसलिए अशिक्षा पैदा हुई। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं थोड़ा मजाक में, हल्केपन में एक बात कहता हूँ, वो ये है कि कोई भी आप उत्तर प्रदेश का वेलफेयर का, कल्याण का संस्थान ले लीजिए, जैसे बाल सुधार है, स्त्री सुधार है, और आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा जब कांड या स्कैम्स निकलते हैं, कि आप मान के चलिए कि अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जो बाल सुधार का गृह है वो बच्चे के शोषण का केंद्र मिलेगा। जो स्त्री सुधार का डिपार्टमेंट है और उसकी जो संस्थाएं हैं, वो स्त्री शोषण के केंद्र में मिलेंगी आप। तो जो चीज शासन, पुरुष शासन या सत्ता जिस भी कल्याण के क्षेत्र में शुरू करती है, वो उस कल्याण का सबसे बड़ा दुश्मन और शत्रु हो जाता है। तो मित्रों, ये थे हमारे उपन्यासकार राजू शर्मा जी। 2 सवाल, केवल 2 सवाल की जरूरत है। 2 व्यक्ति अभी बोलते, तीसरा सवाल नहीं लिया जाए, समय नहीं है और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आशुतोष, दूसरा सवाल पूछना है। हेलो, ये सवाल मैं कई जगह कई बार दोस्तों के साथ भी और बाकी लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैं अमूमन ये मानता हूँ कि स्टेट जो है वो जनता को तैयार करता है, उस पर आपका स्पष्टीकरण चाहिए, और मैं चाहता दोनों में से जो व्यक्ति से समझे उस सवाल का जवाब दे। स्टेट जो है वो जनता को तैयार करती है, ऐसा मैं मानता हूँ।
मैं ये नहीं मानता हूँ कि जनता मूलतः ज़्यादा जिम्मेदार होती है स्टेट की तुलना में। तो मतलब स्टेट ज़्यादा दोषी है कि जनता ज़्यादा दोषी है, इस बात में मेरा कहना यह है कि स्टेट ज़्यादा दोषी है, क्योंकि उसके पास पावर ज़्यादा है, उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। आज हम जिस हालत में है, अच्छी या बुरी, उसको तैयार किया गया है प्रोसेस के थ्रू, जिनके पास शक्तियाँ ज़्यादा थी, यानी कि स्टेट के द्वारा। तो इस पर आपका क्या मानना है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सवाल मैं ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन मैं केवल इतना कहूँगा कि स्टेट अलग चीज़ है और सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज अलग चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनको आप और इनके बीच में कोई प्रतिस्पर्धा के प्रश्न नहीं है, रिलेशन है। नेशन स्टेट नहीं बनाती। इसका दूसरे तरह से आपका मैं उत्तर दूँ कि बहुत पहले फ्रांसीसी क्रांति के पहले ये माना जाता था कि स्टेट ही व्यक्ति को जन्म देती है एक तरह, मतलब अगर स्टेट नहीं है तो व्यक्ति भी नहीं। फ्रांसीसी क्रांति में जो क्रांति की, और वो बहुत वायलेंट क्रांति थी, और ऐसी चीज़ें वायलेंट हो ही जाती हैं, वो ये थी कि उसने कहा कि इंसान के जो मौलिक अधिकार हैं वो स्टेट के पहले के हैं, वो इनहेरेंट, वो अंतर्निहित। तो आपके सवाल का जवाब तो ये इस लिहाज से हो गया कि सिविल समाज, इंसान, वो पहले आता है और स्टेट उसके बाद में आता है। कोई और सवाल? एक टिप्पणी नहीं, केवल सवाल। नमस्ते सर, मेरा सवाल है कि भारत में जितने लोगों ने बड़े नरसंहार कराए हैं वो बाद में सत्ता में आए हैं, तो क्या ये संसद, सुप्रीम कोर्ट या अन्य जो हमारी संस्था है, तमाशा है? हमको सब कुछ पता है, गुनहगार होना, अभी हमारे खिलाड़ी बैठे वो तो जंतर मंतर, तो वो कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या इस व्यवस्था को कोई विकल्प है? मैं बस ये जानना चाहूँ, क्या विकल्प इसका हो सकता है, या सिर्फ एक तमाशा है जिसमें अंततः हमको किससे मर जाना है? देखिए, जो भी संस्थाएं हैं वो संस्था की या किसी की नहीं है, वो सबकी है। आपकी भी, सुप्रीम कोर्ट आपकी भी है, सुप्रीम कोर्ट की भी XYZ पूरे 140 करोड़ लोगों की है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दफ्तर हो, ये सबके हैं, ये हमारे हैं, हमसे ही बने हैं, वी द पीपल, इन्हीं के प्रतिनिधि हैं। इनको लांघ कर जाना या इनको इग्नोर करके जाना या इनकी हंसी उड़ा के, इनका उपहास करके कहीं और प्रयत्न करना, जैसे कि कुछ चीज़ों पर इस समय सहमति लोग बहुत दिखाते हैं, एनकाउंटर्स पे सहमति दिखाते हैं या खुश होते हैं कि सीधे ठोक दो, और जो एक व्यवस्था का जो आंध्र प्रदेश या हैदराबाद में भी काफ़ी उसके ऊपर तालियां बजी थी, ये विकल्प नहीं है। विकल्प लांघना नहीं है, उपहास करना नहीं है, इन्हीं को बेहतर बनाना, उसमें अपनी शक्ति लगाना, यही विकल्प। प्रिया सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। किसी को कहेगा कल वाली गलती करें? प्रवीण सर और राजू शर्मा सर, जो कि भूतपूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और वर्तमान में रंगकर्मी, सीनियर लेखक और लेखक हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बेहतरीन और कुछ संजीदा बातें जो सामान्यतः साहित्येतर बातें हैं हमारे सामने रखी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद और सर का धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम की प्रस्तावना के आपको कुछ बोला था।